अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आगा खान बोर्ड क्लास 12 पास पेपर सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के सामने आपके साथ हाजिर हूँ। मैंने 2012 से स्टार्ट किया था पास पेपर सॉल्व करने। 2012 का एमसीक्यू सीआरक्यू दोनों सॉल्व किए, 2013 का एमसीक्यू सीआरक्यू दोनों सॉल्व किए और 2014 तक मैं पहुंच गया हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों को जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जरूर जरूर देखें, क्योंकि मैंने वहां पर डिटेल में डिस्कशन की है कि पास पेपर को किस तरह सॉल्व किया जाता है, या कॉन्सेप्ट जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो मैंने उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। काइंडली मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला पहला एमसीक्यूज है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन वर्ड से जाहिर है। कंपोजिशन आप इसको एक वर्ड से समझ सकते हैं। कंपोज मतलब बनना, और चीज बनती है कम से कम दो चीजों से। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होगा दो फंक्शन से कोई एक फंक्शन बन रहा होगा। सिंपल। ओके, नाउ अब ये कैसे बनता है, क्या रूल है, ये देख लीजिए। एक फंक्शन है दिस वन, ये एफ फंक्शन, जिसमें यहाँ ये डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन, और ये जो अंदर वैल्यूज आएंगी ये इसकी रेंज आएगी। ओके, मैं एक्स पुट करूंगा एफ में, तो एफ में एफ ऑफ एक्स ये इसकी रेंज आ रही होगी। फिर मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन प्रोड्यूस करूंगा जिसको मैं कह रहा हूँ जी। अब जी की जो डोमेन होगी वो एफ की आपके पास रेंज होगी। मीन्स अगर मुझे जी फंक्शन में जो वैल्यू पुट करनी है, बेसिकली वो कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स पुट करूंगा। तो जी के एक्स में जो भी इसका एक्स होगा उसमें मैं क्या पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स। और ये मेरा एक फंक्शन बन जाएगा जिसे मैं कहता हूँ जी डॉट एफ ऑफ एक्स। ये लिखने का स्टाइल है। जी डॉट एफ का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने उसको कंपोज किया, या मैंने क्या किया है, जी में मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, बस इतना ही इसका मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, यानी फंक्शन के हिसाब से नोटिस करें ये एक्स है। इस वक्त एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 + एक्स स्क्वायर। और हमें क्या करना है, जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है आपके पास 10x। और हमसे क्या कह रहा है, हमें मालूम करना है जी डॉट एफ ऑफ एक्स, यानी जी में आपको पुट करना है एफ ऑफ एक्स। तो बहुत सिंपल है भाई, जी में आपको पुट करना है एफ ऑफ एक्स। इस एक्स में आप पुट करेंगे क्या, ये डोमेन, दैट मीन्स 1 + एक्स स्क्वायर। और ये जो एक्स पुट होगा, तो जो जी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, 10x² के। तो जनाब हम क्या करेंगे, ओके मैं जी जी ऑफ एक्स कर रहा हूँ, सॉरी ये कह रहे हैं एफ एफ ऑफ एक्स, तो मैं वो कर लेता हूँ। चले, ये मैंने जी ऑफ एक्स के हिसाब से बनाया था, उल्टा हो जाएगा यार, यहाँ पर जी आ जाएगा और यहाँ पर एफ आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो मैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला उससे वर्कआउट कर लेता हूँ। यानी मुझे क्या करना है, मुझे एफ में जी ऑफ एक्स रखना। वेरी सिंपल, वापस एफ में जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास है 10x। तो जहां भी एफ में एक्स होगा, जैसे यहाँ पर, तो मुझे वहां क्या पुट करना पड़ेगा, 10x। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो मैं पुट कर रहा हूँ 10x होल स्क्वायर। और 1 + 10 स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स ये बराबर हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स के। और सेक स्क्वायर एक्स सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, सेक एक्स के। यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी, डोमेन और रेंज की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। और जरा मैं आपको ये भी बता दूं, ग्राफिकली डोमेन और रेंज क्या होता है। भाई एक फंक्शन प्लॉट हुआ है आपके पास, प्रीवियस में डिस्कस कर चुका हूं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक फंक्शन आपके पास जो प्लॉट हुआ एक ग्राफ वो एक फंक्शन का है या नहीं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
ठीक है, और मैंने ये भी बता चुका हूँ फंक्शन कब 1 1 होता है और कब आपके पास 1 1 नहीं होता। तो ये भी मैं ग्राफिकली प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो सीरीज पूरी देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम 2021-22 तक में पहुंचेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बुक को देखने की, हम इजीली इजीली हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके होंगे डिटेल में। चले आइए, वापस आ जाते हैं। 2x - 3/x² -a²। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा डोमेन का मतलब ग्राफिकली क्या होता है। ग्राफिकली डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस कितना कवर हुआ, एक्स एक्सिस ग्राफ ने कितना कवर किया। नोटिस करें, ये ऐसे जाता जा रहा है तो ये पूरा कवर करता जाएगा एक्स एक्सिस को। तो इस कंडीशन में जो हमारी डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है इस वक्त। और वाई एक्सिस कितना कवर हुआ ये हमारी रेंज होती है। तो देखिए वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट हुआ और ऊपर जाता जा रहा है। तो जो वाई एक्सिस कवर हुआ है हमारे पास, यानी रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ है और ऊपर जाता जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड आपके पास जाता जा रहा है। तो ये ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालने की टेक्निक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि यार इसकी डोमेन क्या है। तो भाई इसकी डोमेन अगर आपको देखनी है तो आपको देखना होगा मैं कौन सी एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ उसमें, यानी एक्स की कौन सी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ वो उसकी डोमेन होगी, सिंपल सी। और इससे हमें ये भी नोटिस होगा कि हम कुछ एक्स की वैल्यू ऐसी भी देख सकते हैं जो हम पुट करें उससे आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ जाए। तो हमें जब डोमेन फाइंड करनी होगी तो हमें डोमेन उन नंबर्स को लेना होगा जो वैल्यूज पुट करने पर कोई ना कोई आंसर लेके आते होंगे। एक्स की वो वैल्यूज होंगी जो पुट करने पर कोई ना कोई आंसर लेके आता होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैं नोटिस करूं अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करूं तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, a² - a², और ये हो जाएगा 0। और किसी भी नीचे नंबर के नीचे, किसी भी चीज के नीचे 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ए पुट करने पर मुझे ये फंक्शन कोई भी आंसर नहीं दे रहा, तो ये तो डोमेन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये डोमेन का नंबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू -a भी यही काम कर रहा है। 2x - 3/-a होल स्क्वायर -a² ये भी कैंसिल हो रहा है भाई, a² माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 0 ये भी अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये दो नंबर तो डोमेन में नहीं होने चाहिए। अब जो डोमेन होगी इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के अलावा तमाम नंबर्स आपके पास होने चाहिए नंबर लाइन में, जिसमें मैंने आपको समझाया एक्स एक्सिस में। तो कौन से नंबर्स नहीं होंगे, अगर ये ओरिजिन है तो ये आपके पास ए नहीं होना चाहिए और ये आपके पास माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब फिर डोमेन कितनी हो जाएगी, या तो आप लिखें भाई ये पूरे रियल नंबर में से ऐसे करो, ये दो सेट माइनस कर दो, -a और a। एक ये इसका अच्छा तरीका है लिखने का, और भी तरीके पर आपको देखें आपके पास ऑप्शन में यही तरीका दिया हुआ है, तो मैं फिर इसी को फॉलो कर रहा हूँ। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। जनाब, फार्मूलाज मौजूद हैं अब हमारे पास, तो हमें फार्मूलाज जो है ना, अब क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं तो हमें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे पास कोई डायरेक्टली फार्मूला है तो भाई हम डायरेक्टली फार्मूला ही यूज करेंगे, हम क्यों करेंगे बार बार। और देखें यहाँ देखें यार, आपके पास ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, लुक दिस वन। लिमिट एक्स टेंस टू ए xn - an/x - a किसके बराबर होता है, n जब आपके पास ये मौजूद है तो जनाब इसी से आंसर दे देते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑप्शन है उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब जाहिर बात है एक भी अब की बार क्या करेगा, ऐसे एमसीक्यू देगा जिसके डायरेक्टली आंसर वहां पर मौजूद ना हो, वो इस चीज को कोशिश करेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूलाज दिए हैं तो वो कुछ तो टफ करने की कोशिश करेगा। ओके जी, चलें जी। अब लिमिट का एक और क्वेश्चन आ गया है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 x+1/x - 1 होल स्क्वायर। डियर, अगर ये आपके पास है तो इसका मतलब ये कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। पहला स्टेप लिमिट का हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आपका लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया हो तो पहले डायरेक्टली वो लिमिट अप्लाई कर लो। यानी लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर ले। जब आप एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0+1, ये हो जाएगा 0 - 1 होल स्क्वायर, और आई थिंक ये 1/1 1 हो जाएगा, और 1 मौजूद है। जब आंसर आ रहा है तो फिर तो हमें कोई और मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं है लिमिट में। हाँ, अगर आंसर अनडिफाइंड आता तो फिर हम कोई टेक्निक ये चीजें यूज करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं।
चलिए जी ठीक है जी, ये आंसर हमारा हो गया। ओके जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1/x² और डेरिवेटिव लेना है। तो जनाब y इज इक्वल टू 1/x² का मतलब है x पावर -2, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा dy/dx तो क्या होगा, -2 पहले आएगा, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ आपको। -2 में -1 होगा, फिर ये जो x होता है इसका भी डेरिवेटिव होता है, ये आपके पास 1 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा -2x -3 और -2/x⁻3, और ये आपका आंसर है। अगर किसी ने फार्मूला भूल गए तो मैं बता दूं, डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हो x⁻n का, तो n पहले आता है, n में एक माइनस होता है, फिर जो भी अंदर होता है उसका डेरिवेटिव भी होता है dy/dx, और जो बेसिकली क्या होगा, 1 के बराबर। अगर यहाँ पर h, और मैंने इसकी जनरल फॉर्म भी आपको बताई थी दोस्तों, ये कोई भी फंक्शन आपके पास हो उसके लिए भी वर्कआउट करता है, n पहले आ जाता है, और फिर n में एक माइनस होता है, और साथ फिर मल्टीप्लीकेशन में जो अंदर होता है उसका आपका डेरिवेटिव। तो आई होप ये जनरल फॉर्म भी आपको जहन में रहेगी। चलें जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। ओके जी, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अभी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया कि भाई साहब ये जो लिखा हुआ है ना भाई साहब, ये बेसिकली लिखा हुआ है 2x 1/2, और हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। वो बराबर होगा 1/2, पहले आएगा 1/2 में एक माइनस हो जाएगा, फिर अंदर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव सिंपल 2 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 पहले आएगा, 1 में एक माइनस हो 0 हो जाएगा। आई होप आप फार्मूला अभी तक लगाने की काबिल हो गए हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x, आधे में से एक निकालेंगे तो माइनस का आधा बच जाएगा, और इसमें रेडिकल ये 2x डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा, और इसका मतलब ये आपका आंसर है, ये आपका। ओके जी, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ln x, यार इसको तो पहले सिंपल कर लेते हैं। ये भाई साहब पावर पहले आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, और ln e आपके पास 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब तो x है, ये जनाब x है, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। चलो जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। x y = 4। ओके जी, इम्प्लिसिट है, इसको अब x और y की फॉर्म में ही चाहिए, तो फिर मुझे इसको x और y की फॉर्म में ही लेके आना होगा। तो चलें इम्प्लिसिट कर लेते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियोस में। ये प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ आपके पास जनाब फार्मूला शीट मौजूद है, तो अब की बार तो आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो लेट मी सी, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक दिए हुए हैं, और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास प्रोडक्ट लॉ, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन का ये लॉ दिया हुआ है। यानी पहले फंक्शन को ऐसे रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को ऐसे रखें, पहले का डेरिवेटिव, यानी ऑलरेडी ये मौजूद है, खाली मुझे क्या करना होगा, इसको अप्लाई करना होगा। तो चले मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। इस वक्त ये मेरा पहला है फंक्शन, और ये मेरा दूसरा है। पहले को ऐसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस अब दूसरे को ऐसे रखेंगे, पहले का डेरिवेटिव dy/dx, किसका ले रहे हैं, एक्स का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों ऐसा होता है। ओके, तो ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू -y, और dy/dx इज इक्वल टू -y/x। आपका ये आंसर हो जाएगा, -y/x, मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। हमारे पास क्या है, y = cos 3 थीटा, और हमें फाइंड करना है dy/d थीटा। सिंपल सा। अब मैं इसका जनरल फार्मूला भी आपको बताता हूँ, पीछे फार्मूले दिए हैं, पर मैं इसको जरा मोस्ट प्रिसाइज और मोस्ट जनरल फार्मूला बना देता हूँ। अगर आपका कोई फंक्शन हो, साइन कॉस या कोई भी, इसके अंदर भी फंक्शन है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये साइन भी हो सकता है, कॉस भी होता है, सबके साथ सेम ट्रीट होगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है, पीछे दिया हुआ है, -साइन f ऑफ x
और फिर जो ये अंदर होगा ना, जो भी अंदर होगा, इसका भी अलग से आप डेरिवेटिव लेंगे, यानी आप डेरिवेटिव लेंगे इस वाले फंक्शन का भी। यहाँ भी मैं कुछ ऐसे ही करूंगा, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन 3 थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूँ, सॉरी। तो इसका आंसर होगा माइनस के साइन 3 थीटा, और फिर ये जो अंदर आपके पास है 3 थीटा, उसका डेरिवेटिव भी होगा हमारे पास 3 थीटा का सिर्फ 3 हो जाएगा, जैसे 3x होता है तो उसका सिर्फ 3 होता है, वैसे ही 3 थीटा का 3 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 sin 3 थीटा, 3 sin 3 थीटा माइनस के, जिसका मतलब उसका डी करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे जल्दी से मूव कर लेते हैं। और जनाब इसका भी जनरल फार्मूला ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल हो, डेरिवेटिव ले रहे हो, एफ ऑफ एक्स कोई चीज हो, तो आप क्या करें, इस भाई साहब को ऐसे ही रख दें, और फिर मल्टीप्लीकेशन में इस जो भाई साहब है इसका डेरिवेटिव भी ले लें। तो जनाब मैं भी यहाँ यही कर रहा हूँ, मैं डेरिवेटिव की ये शक्ल ले रहा हूँ। तो ई साइन एक्स को मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, वो लिख दिया। तो ई साइन एक्स कॉस एक्स मतलब सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी जल्दी, ओके जी। दुनिया इंटीग्रेशन में पहुंच गए हैं, तो इंटीग्रेशन में टेन एक्स और कॉस एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन के बहुत कम फार्मूलाज दिए हैं आपको, बहुत कम फार्मूलाज, नोटिस कीजिए, इंटीग्रेशन के ना होने के फार्मूलाज ही दिए गए, मगर जिसको डेरिवेटिव आता है उसको इंटीग्रेशन आता है। मैं अगर सादा अल्फाज में बात करूं तो दोस्त, माइनस साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो कॉस एक्स है, सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स है, कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन कॉट एक्स है, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन कोसेक एक्स है, और इनकी इंटीग्रेशन भी रिवर्स, मतलब रिवर्स है सारे। तो ऑलरेडी आपको ऑलरेडी मौजूद है आपके पास इंटीग्रेशन, तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है, रिवर्स प्रोसेस करना होगा आपको। ओके, यहाँ देखें, यहाँ किसकी इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव, कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, वो फंक्शन फाइंड करना है, यानी रिवर्स करना है। बेसिकली ये डेरिवेटिव बना हुआ है आपके पास, आपको वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव ये बना था। तो चलें थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करते हैं। टेन एक्स को लिखा जा सकता है, टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और ये कॉस एक्स ऑलरेडी है, नीचे वन है। जनाब अगर रिवर्स करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब ये होगा, अगर आप देखें कि साइन एक्स, ओके मैं इसको और किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके ये सेक एक्स हो सकता है, कॉस एक्स, बल्कि मैं इतना लॉन्ग क्यों कर रहा हूँ, इसी को ले लेते हैं यार, टेन एक्स, और ये क्या दिया हुआ है, वन अपॉन कॉस एक्स। तो टेन एक्स को मैंने ऐसे ही रखा, और ये वन अपॉन कॉस एक्स को लिख सकता हूँ सेक एक्स। और भाई जरा जाना पीछे फार्मूला शीट में, देखना कोई ऐसी चीज दी भी है, जी सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का होता है। इसका मतलब दोस्त हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेक एक्स प्लस सी, सी को वही कांस्टेंट आपके पास ऐड हुआ है, तो सेक एक्स प्लस सी, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ओके जी, यहाँ पर तो इन्होंने नंबर ही नहीं दिया, तो मतलब वन मानेंगे। और जनाब इंटीग्रेशन में पावर लॉ आपके पास होता है, आप क्या करते हैं, आप रिवर्स करते हैं, प्लस करते हैं और नीचे डिवाइड में ले जाते हैं। पिछली बार क्या कर रहे थे, पहले लेके आ रहे थे और माइनस कर रहे थे, अब की बार प्लस कर रहे हैं और डिवाइड में लेके आ रहे हैं, और प्लस सी, तो यहाँ वन है, तो इसका मतलब वन की इंटीग्रेशन हमने निकालनी है, और वन के ऊपर आपके पास पावर एक नंबर है, इसके साथ मैं एक्स नॉट कह सकता हूँ। और देखिए मैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूँ, ए और बी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। डी वी है, कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक सिखाऊंगा भी आपको। तो जनाब जीरो में एक जमा करूंगा और नीचे भी ये लिख दूंगा, और लिमिट अप्लाई करूंगा जब ये, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं आपके पास। तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स और बी माइनस ए, अब की बार बी रखूंगा एक्स में, बी हमेशा माइनस और फिर ए रखूंगा, तो बी माइनस ए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो है सी। ओके जी, आगे मूव कर जाता हूँ। जनाब अभी अभी मैंने आपको सिखाया पावर लॉ, इंटीग्रेशन से बाहर नंबर आ जाएगा, ये मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो चार बाहर है,
इसके अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो एक पावर बढ़ा दूंगा, एक पावर नीचे लिख दूंगा, प्लस सी, 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब एक्स पावर 4 प्लस सी, एक्स पावर 4 प्लस सी मतलब ये आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। ओके, ये थोड़ा मजेदार है, तो जरा ग्राफिंग से आपको समझाता हूँ। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो अगर आपको ये कर्व बनाना आता है फिर तो वेल एंड गुड, नहीं बनाना था तब भी आपको कुछ शॉर्टकट दूंगा, पहले ये कर्व बना लेते हैं और उसके बाद समझाते हैं ये बोल क्या है। यार ये सादा सा पैराबोला है, अगर आपको याद है, पैराबोला है, सादा सा पैराबोला है, 9 - x², और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के, अगर खाली एक्स स्क्वायर होता है तो ये होता है, अगर एक्स स्क्वायर यानी खाली एक्स स्क्वायर होता है, वाई एक्स स्क्वायर तो ये होता है, अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा ये सिंपली, और अगर आपके पास वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और आपके पास y इज इक्वल टू 9 - x² होगा तो इसका मतलब ये 9 ऊपर जाएगा और ये ऐसे बाउंड करेगा। तो चले मैं बाकी ग्राफ को मिटा देता हूँ, बाकी ग्राफ को मिटा देता हूँ और जस्ट ये वाला ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ओके, यानी ये ग्राफ बेसिकली क्या होगा, ये 9 होगा आपके पास, ये 9 होगा और इससे ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, ये आपका ग्राफ, ये किसका ग्राफ मैंने बना के दिखाया आपको, y इज इक्वल टू 9 - x² का, ये मैंने ग्राफ। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 9 - x² एंड x एक्सिस, यानी जो मुझे एरिया फाइंड करना है दोस्तों वो ये वाला x एक्सिस, और ये जो कर्व एरिया बाउंड कर रहा है ये फाइंड करना है। अब ये डिफाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे ये पता है, मुझे ये तो नहीं पता x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कोई x1 होगा मगर y की वैल्यू 0 होगी, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर आई डोंट नो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू 0 है। और अगर मुझे ये पॉइंट फाइंड करने, और ये पॉइंट मुझे इसलिए फाइंड करने क्योंकि ये इसकी लिमिट्स बनेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर खाली वाई की जगह 0 पुट करना होगा, और यहाँ से आप नोटिस करें x² बराबर आ रहा है 9 के और x बराबर आ रहा है ±3 के। मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास, अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं, ओहो, अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं तो ये पॉइंट हमारे पास -3, 0 है और ये 3 है, तो इसका मतलब अब मुझे लिमिट मिल गई है। और ये इंटीग्रेशन में कैसे बनेगा इसकी शक्ल, -3 से 3 तक, और जो आपका फंक्शन है 9 - x² और dx, और ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता और यही क्वेश्चन वापस आता है तो ये भी बहुत सिंपल है, तभी मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सिस इंटरसेक्ट तो करेगा, और एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, और आप यहाँ से एक्स की वैल्यू बना लेंगे, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ±3 के, और जब लिमिट बना लें तो सिंपल वो फंक्शन पुट कर लीजिएगा और आप आंसर इसमें से देख लीजिएगा। तो ये जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता, जब कोई ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें ग्राफ मुश्किल हो रहा बने तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं, ई एक्स की इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव। भाई ई एक्स तो ई एक्स ही होता है, ई एक्स कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ई एक्स प्लस सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ई 2x होता और इंटीग्रेशन करते, यानी इसका जनरल फार्मूला आपको बता दूं, ई एफ ऑफ एक्स, अब की बार इंटीग्रेशन की बात हो रही है, डी एक्स, तो भाई ये वैसे ही आएगा, मगर जो डिवाइड होगा उसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखा जाएगा और प्लस सी आएगा। इस वक्त ई एक्स का ई एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसी वजह से वो लिखा नहीं जा रहा और ये एज इट इज आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन है जनाब। भाई पार्शियल फ्रैक्शन फट करते हैं, मैं टाइप्स बता देता हूँ। अगर ये लिखा होता x - 1, x + 1
तो ये नॉन रिपीटिंग लीनियर है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है 1। नॉन रिपीटिंग क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लीनियर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन एंडेड। अगर आपके पास ऐसा लिखा होता एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन, यानी अब ये रिपीटेड वाला है, लीनियर है मगर रिपीटेड वाला, तो आप कैसे लिखते, a अपॉन एक्स माइनस वन एक पावर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू दूसरा पावर, अगर दो से ज्यादा पावर हो तो फिर c अपॉन एक्स माइनस टू क्यूब लिखते हैं, पर यहाँ पर दो है, और ये c इस वाले का भाई साहब वही प्रीवियस तरीका x प्लस है। और अगर आपके पास ऐसे लिखा हो दैट मीन्स अब ये क्वाड्रेटिक आ गया और रिड्यूस भी नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऐसे ही रख सकते हैं। हाँ अगर माइनस वन होता तो इसको रिड्यूस कर देता, पर ये रिड्यूस नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और सी अपॉन एक्स माइनस वन, ये इसका आंसर बन जाता। और अगर आपके पास लिखा होता एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो जनाब ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पावर, फिर सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दूसरा पावर, और आखिर में ये एक्स माइनस वन, दैट मीन्स ई अपॉन एक्स माइनस वन फिर लिखते हैं। तो ये मैंने आपको तकरीबन एग्जाम्पल से सारी ही चीजों को लिखना सिखा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ अगर हम इसको बनाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, टू एक्स प्लस थ्री, इसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा लिख सकते हैं माइनस में, और ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। तो यकीन करता हूँ शायद आप बना लोगे, एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा ये ध्यान में रखें, ये ए एक्स प्लस बी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और सी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, जैसा चाहे आप लिख सकते हैं, पर नीचे फैक्टर अगर ए एक्स प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, एक्स प्लस वन सी और एक्स माइनस वन बी। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई है, और इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए यस, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तफसील से समझाया आपको मैंने, तो चलिए जी, दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस है क्या, सादी सी चीज है। दो पॉइंट कौन से, एक है जीरो कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू यहाँ पर होगा, दूसरा है जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू, तो ये लेंथ ही है यार, ये तो मैं यहीं से देख सकता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करूंगा पर मैं ये लेंथ ही है, अगर आप नोटिस करें जैसे सिंपली लेंथ, ये दो ऊपर गया और मजीद दो ऊपर गया, ये मैंने इसको इतना ऊपर लिख दिया है, मैं इसको ये यहाँ, ये पॉइंट क्या होगा जीरो कॉमा माइनस टू और ये पॉइंट होगा जीरो कॉमा टू, तो ये छोटी सी लेंथ ही है भाई, लाइक दिस वन, ये दो ऊपर गया और दो ऊपर गया, तो इसकी लेंथ जाहिर बात है चार होनी चाहिए, चार यूनिट। और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो यार, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, तो फार्मूला होता है ए बी का डिस्टेंस जो बराबर होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, खाली वैल्यूज पुट कर दो, मतलब दो एक्स की वैल्यूज को कर दो जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर और दो वाई की वैल्यूज को टू माइनस माइनस टू, टू माइनस टू माइनस माइनस टू होल स्क्वायर, तो जीरो भाई साहब तो खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चार, चार का स्क्वायर 16 होता है और 16 का रेडिकल वापस चार आ जाएगा। ये शॉर्टकट था, ये फार्मूला है, फार्मूला भी आपको समझा दिया कि अगर दोस्तों को डिफिकल्टी हो तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट जनाब क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए ये जो भाई साहब जो बोल रहा है ना, ये जरा समझ लेते हैं, ये बोल क्या रहा है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बन रही है,
एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से वो कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यार अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका मतलब लाइन तो कुछ ऐसी बनेगी। अच्छा ये भी लाइन है, तो चलो लाइन के पास, लाइन बोल रहा हूँ तो लाइन ही ड्रॉ करता हूँ। और ये एक्स एक्सिस से कितने दूर है, ये एक्स एक्सिस से दूर है 3 यूनिट। इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए 3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई की वैल्यू तो 0 होती है। और दोस्तों इन लाइन की खासियत होती है, इनकी इक्वेशन जो होती है इसमें हमेशा एक्स की वैल्यू सेम होती है। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यूज हमेशा क्या होती है, सेम। आप नोटिस कर सकते हैं हर पॉइंट में एक्स की वैल्यू सेम होती है। इसी वजह से इन इक्वेशन को कहते हैं एक्स इक्वल टू 3 या एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, यस, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्त। और ये फार्मूले की गेम आ रही है, कोलिनियर पॉइंट आपके पास, कोलिनियर यानी कोलिनियर में ये वाला भाई साहब जो होना चाहिए ना, वो 0 के बराबर होना चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। यानी ये जो पूरा आपके पास फॉर्मेशन बनी हुई है, ये आपके पास किसके बराबर होने चाहिए, 0 के। अगर 0 होगा तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होगा वो भी सीख लीजिए यार। कोलिनियर का मतलब ये होगा कि भाई 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, या एक लाइन से 3 पॉइंट का गुजरना, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट का गुजरना। तो अगर एक लाइन से 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट गुजरेंगे तो वो कोलिनियर कहलाएगी आपके पास। ठीक है। नॉन कोलिनियर इसका मतलब है कि वो 3 पॉइंट से एक लाइन नहीं गुजर सकती, कि देखे एक यहाँ से गुजर रही तो इसको छोड़ रही है, अगर यहाँ से गुजरेगी तो इसको छोड़ देगी, तो ये नॉन कोलिनियर हो गया। आई होप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन, इस भाई साहब का स्लोप अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो स्लोप होता है एम होता है आपके पास, इसका ए और इसका बी डिवाइड में ले जाएं और माइनस कर दें। ये स्लोप निकालने का आपका शॉर्टकट है। अच्छा यहाँ पर जाहिर बात है मैं ज्यादा सीरीज पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ जितने में एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, या थोड़ी सी डिटेल में जो थोड़ा बहुत डिटेल है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि हम जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की टेक्निक करें। ओके जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इज पैरेलल टू लाइन, यानी यार सादा सा क्वेश्चन कह रहा है यार, दो लाइनें हैं भाई साहब, और दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। और ये वाली जो लाइन है ना, इसकी खास बात ये कि इसके पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए स्क्वायर कॉमा ए, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 0,0, यानी ओरिजिन से गुजर रही है, यानी ये ओरिजिन से गुजर रही है लाइन, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। चलो वही बना लेते हैं। ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, ओरिजिन। बना लेते हैं, क्या ओरिजिन से गुजर रही है। तो कह रहा है यार, और दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, और इस भाई साहब का स्लॉप दिया हुआ है 1/5 के बराबर। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लॉप एग्जैक्टली बराबर होता है। एग्जैक्टली बराबर क्यों होता है, इसकी थ्योरी थोड़ी सी यार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। चलिए बता देते हैं यार ऐसा क्यों। भाई एक लाइन है आपके पास, और उससे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। अच्छा जी, अब कोई भी 2 पॉइंट ने, जो लाइन का स्लॉप होता है, लाइन के स्लॉप का मतलब होता है कितना राइज हुआ रन करने पर। यानी मैं अगर इसको सीधी सी बात करूं, तो जो स्लॉप होता है एम, वो बराबर होता है राइज पर यूनिट रन के। यानी अगर आप किसी चीज को चला रहे हो, आगे धक्का दे रहे हो, तो वो कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, ये आपका स्लॉप होता है, या किस रेट से
किस रेट से वो आपके पास बढ़ रहा है, किसी एक डायरेक्शन में किस रेट से आपके पास बढ़ रहा है, वो स्लॉप होता है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, हम कुछ रन दे रहे होते हैं और उस पर राइस चेक कर रहे होते हैं। तो राइस पर यूनिट रन, इसको हम कंपेयर करते हैं तो एक रेट आता है जिसको हम स्लॉप के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, अब ये स्लॉप जो भाई साहब है ना, ये बड़ा मजे की चीज है। और लेट मी यूज extend this line as well. Okay, let me draw this line again like this one. Okay, I hope. Okay जी, अब मैं इस स्लॉप की एक और डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस करूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो राइट पर यूनिट रन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नोटिस करें, यहाँ पर आपके पास x2 पॉइंट था तो ये पॉइंट भी आपके पास x2 होगा, और यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आपके पास y1 होगा, तो ये पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, y1। और ये कोई एक एंगल बना रहा होगा, फर्ज करते हैं वो एंगल थीटा है। मजे की बात, ये एंगल यहाँ पर भी वही होगा। और रीजन सादा सा है यार, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो लाइन का इस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल जो होगा वो जाहिर बात है ये भी होगा आपके पास, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहे हैं, कोई दूसरी तो नहीं बना रहे, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा, एंगल सेम आपके पास होगा। ओके जी, अगर मैं इसको ये कहूँ तो अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करूँ, तो ये लेंथ आपके पास, अगर ये y2 है तो ये लेंथ एग्जैक्टली, ये लेंथ दो आपस में बराबर आएंगे, और ये लेंथ क्या होगी भाई, y2 माइनस y1 होगी, ये लेंथ होगी y2 माइनस y1। और अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, लाइक दिस वन, ओके, तो ये लेंथ एग्जैक्टली इस लेंथ के बराबर होगी। अगर मैं इसको x1 कह रहा हूँ, तो ये लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1, तो ये भी क्या होगी, x2 माइनस x1। और मैंने क्या आपसे क्या कहा, राइज पर यूनिट रन, तो ये राइज है और ये रन है आपके पास। तो मैं एक छोटी सी टिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकता हूँ, tan थीटा बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको हम m के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो आपके पास स्लॉप होता है ना, ये जो स्लॉप, ये tan थीटा के बराबर होता है। ओके, नाउ वेरी सिंपल, अगर आपके पास दो लाइनें, अब यहीं से आप एक आइडिया लगा लेंगे, अगर आपके पास दो लाइनें बन रही हैं और वो दो लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल तभी होंगे ना जब उनका स्लॉप, जब उनका एंगल सेम होगा। मतलब अगर वो एक ही एंगल से, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ होगा, एक एंगल, तभी तो पैरेलल होंगी। अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो कभी नहीं टकराएंगी, तो पैरेलल होंगी। तो यानी कि अगर वो पैरेलल होंगी तो इसका जाहिर मतलब है कि उनका स्लॉप भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लॉप भी आपस में क्या होता है, एग्जैक्टली बराबर होता है। ओके जी, अब जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म दिया हो तो स्लॉप कैसे निकालते हैं, एम मिलता है माइनस के ए अपॉन बी। तो इसका स्लॉप हमारे पास कह रहा है, इफ द स्लॉप ऑफ अ लाइन इज 1 देन द वैल्यू ऑफ ए, तो इसका स्लॉप हमारे पास क्या होगा, माइनस के ए अपॉन 3, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के, तो ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस के 3। अच्छा, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, आई नो, पर चलें आगे कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में एमसीक्यू का कहीं ना कहीं काम ही जरूर आए। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर लेता हूँ, a line passing through this two, अच्छा पैरेलल, वो मैंने वो भी नहीं किया था, चलें ठीक है, वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये दो लाइनें पैरेलल है, इसका भी देख लेते हैं जनाब। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, और लेट मी ड्रॉ सम एक्सिस, और एक लाइन से तो ओरिजिन से भी गुजर रहे हैं। चलें जी, एक पॉइंट जो ये लाइन है कैरी कर रही है वो कौन सा है, 0,0। दूसरा वो जो कैरी कर रही है लाइक, उसमें है वो पॉइंट, वो है ए स्क्वायर कॉमा ए, और ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। भाई अगर दोनों पैरेलल हैं तो उसका मतलब स्लॉप सेम होगा, और इस भाई साहब का स्लॉप दिया हुआ है, स्लॉप कितना दिया हुआ है, 1/5 के। तो दिस इज रियली सिंपल क्वेश्चन, अगर आपसे ए की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। स्लॉप का फॉर्मूला डेवलप कर चुके हैं, एम बराबर होता है y2 माइनस y1, दैट मीन्स दो y की वैल्यूज को माइनस करो, x2 माइनस x1, दैट मीन्स ए स्क्वायर को माइनस करो 0 से, और स्लॉप जनाब
ये m बराबर दिया हुआ है 1/5 के, a/a², 1/5 इज इक्वल टू 1/a, उसको उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर आ जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ओके जी, इनइक्वलिटी आया, इनइक्वलिटी को प्लॉट करना सिखाते हैं आपको डिटेल। यस, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, पर मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ। आपको फायदा ये होगा, आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ओके जी जनाब, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी और मैं आपको इनइक्वलिटी को प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। एमसीक्यूज बहुत सिंपल है, दिस इज रियली सिंपल, पर अगर सब्जेक्टिव में ऐसा बनता है तो हम थोड़ा सा सीख लेना गेम किस तरह से होता है। ये प्लॉटिंग किस तरह से होती है, नंबर वन, मैं इनइक्वलिटी को इक्वेशन के फॉर्म में ले जाता हूँ और कोई भी दो नंबर, इसके दो पॉइंट ढूंढ लेता हूँ। फर्स्ट करता हूँ, अगर मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो x का आंसर आ रहा है 1, और अगर मैं y की जगह 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -2, उधर जाके 3 हो जाएगा। सॉरी, y की जगह 1 पुट करने पे x का आंसर आ रहा है 3। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स एक लाइन ड्रॉ करने के लिए काफी होते हैं जनाबे आलिए। तो 1 पे 0, ओके 1 पे 0, ये कुछ कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। 1 पे 0 ये पॉइंट है, और 3 पे 1, ओके 2 3 पे 1 थोड़ा सा ऊपर, ये मेरे पास है। और इससे जल्दी से एक लाइन गुजार देते हैं। ये भाई मेरी लाइन है। ओके, मैं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है हमेशा। चलें, एक रफ स्केच ही है ये आपके पास, ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब मुझे देखना है कि ये लाइन लेस देन 1 का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है, अब इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स है हर जगह पर, इधर भी है और इधर भी है, और लाइन पर भी है भाई, वो भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट। अब मुझे चेक करना है कि ये इनइक्वलिटी ये इनइक्वलिटी कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कौन से एक्स और वाई पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगी, जब मैं एक्स पुट करूं और उसको माइनस करूं 2y से, तो आंसर लेस देन 1 आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3,5 दिया है, फर्स्ट कर लेते हैं। तो एक्स की जगह 3 माइनस वाई की जगह 5, तो ये हो जाएगा 3 -10, और ये आ जाएगा -7। जी बिल्कुल, -7 लेस देन 1, यानी कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। एक और ले लेते हैं यार, एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आपके पास, फर्स्ट कर लेते हैं। ओके लेट मी सी, चलो 1,5 ले लेते हैं। तो x की जगह 1 और y की जगह 5, तो ये हो जाएगा 1 -10, और बिल्कुल 9 छोटा होता है 1 के, यानी ये पॉइंट भी। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब सेटिस्फाई करते हैं इसको, सब के सब। अच्छा, लाइन पर कोई पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लाइन का कोई पॉइंट देख लेता हूँ, या अब इसने लेस देन 1 का है। अब जो लाइन पर पॉइंट्स होंगे ना, लाइन पॉइंट, वो लेस देन 1 नहीं होंगे, वो एग्जैक्टली 1 होंगे। जैसे ये पॉइंट्स लाइन के पॉइंट थे, 1 पुट करेंगे तो आंसर 0, 1,0, आप खुद चेक कीजिएगा, 1 -2,0, आंसर 1। अब 1 जो है लेस देन 1 नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा। सिमिलरली ये पॉइंट देखें, 3,1, तो ये भी लाइन का पॉइंट है आपके पास। तो अगर मैं 3,1 पुट करूंगा, 3 -2 1, तो ये हो जाएगा 3 -2, और ये भी 1 है, लेस देन 1 नहीं है ये पॉइंट भी। और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट जो है लाइन में है, जो इसका सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि इसने कहा है लेस देन 1। हाँ, अगर इक्वल टू होता तो फिर ये लाइन के पॉइंट भी इंक्लूड होता है, पर अभी वो क्या कह रहा है, लेस देन 1। तो जो इसका रीजन आएगा दोस्तों, वो रीजन कुछ ये आएगा, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो ये सारा आएगा। लाइन को छोड़ के लाइन डॉटेड बनेगी, लाइन डॉटेड बनेगी, और ये सारा रीजन जो होगा ना, इसका सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको एमसीक्यूज की बुनियादी चीज समझ आए। ये किस्म का रीजन होगा आपके पास, और ये ऐसे इनफाइनाइट आपके पास जाता जाए, ये रीजन आपके पास होगा। यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट फर्स्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
1, -5 आप नोटिस कर सकेंगे, 1, -5 से नीचे यहाँ पर होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इनइक्वलिटी को, इस वाली को। आप खुद देखें, x-2y <1 करना है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 और 1 + 10 और ये जैसे 11 भाई कभी भी 1 से छोटा तो नहीं होता, तो ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। वन ऑफ सोल्यूशन क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, तो वन ऑफ द सोल्यूशन मतलब होगा कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब ये पॉइंट पुट करो, 0, -2, 1 और -2 बिल्कुल छोटा होता है 1 के। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ, तो भाई ये तो एग्री कर रहा, चेक करते हैं कि बाकी नहीं कर रहे, तो बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ओके, अगर मैं कहूंगा 1, 1 - 2, 0, जैसे मैंने कहा 1 < 1 नहीं होता, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ओके, 0 - 1, 0 -1, तो ये हो जाएगा 1, अगेन 1 आ रहा है, ये सेटिस्फाई भी भैया नहीं करता। और इसको देखते हैं, -1, 1, -1, -1, -1 + 2, और यार ये भी सेटिस्फाई नहीं करोगे, 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके पास। अब मैंने तफसील से आपको इसलिए सिखाया कि अगर कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाओगे। चलिए जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन लीनियर प्रोग्रामिंग दी कंडीशन फॉर फिजिबल रीजन, यार फिजिबल रीजन क्या होता है ये भी तो, ये मैं प्रीवियसली डिस्कस कर तो चुका हूँ, बल्कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है दोस्तों, आप प्रीवियस मेरी वीडियो देखें। फिजिबल रीजन ये होता है x <0 और y <0, ये फिजिबल रीजन होता है। मैंने प्रीवियसली वीडियो में ये डिस्कस किया है आपके साथ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमारा x, ये वाला भाई साहब, ये हमारा फिजिबल रीजन होता है, और सारे सोल्यूशन हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। A set of all points in a plane that is equal to center of fixed point, जो बोल क्या रहा है इसका मतलब ये बड़ी में बोल रहा है। चले मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ। एक पॉइंट है और कुछ सेट ऑफ पॉइंट जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, और जनाब वो कोई और शेप नहीं, सर्किल। ये जो लैंग्वेज में लिखा है मैंने इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट किया। चलें नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, सेंटर मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ, आपके पास में डायरेक्टली लिखूंगा। सेंटर मतलब आपके पास कंपैरिजन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो पहले तो हमें x² चाहिए, तो मुझे इन सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे x² के साथ 1 कॉफिशिएंट चाहिए। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 3y, और ये हो जाएगा 2 = 0। अब g फाइंड करना है, तो 2g किसके बराबर है, 2 के, 2g बराबर है 2 के, g की वैल्यू आ रही है 1, ये हमारा सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं आपको। और 2f बराबर होगा -3 के। ओके, 2f बराबर है -3 के, और f बराबर हो जाएगा -50/2 के। और अगर आपको सेंटर फाइंड करना है, सेंटर होता है h, k, जो एग्जैक्टली बराबर होता है -g, -f के, यानी मुझे g और f की वैल्यू पुट करनी होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये -1 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। और सेंटर है हमारे पास -1 और 3/2। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।